आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। इन सुंदर और भावपूर्ण पंक्तियों के रचयिता, कवि, गीतकार, कवि, पद्म भूषण गीतकार, डॉक्टर पद्मभूषण गोपाल दास डॉक्टर नीरज की आज गोपाल दास तीसरी की आज पुण्यतिथि है। तीसरी पुण्यतिथि है। नीरज के अनुसार नीरज के मृत्यु अनुसार एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है, उस पर शोक कैसा। उस पर शोक कैसा। मैं समझ नहीं पाता हूँ अब तक यह रहस्य, मरने से क्यों सारी दुनिया घबराती है। क्यों मरघट का सूनापन चीखा करता है जब मिट्टी मिट्टी से निज ब्याह रचाती है। इन पंक्तियों के साथ उन्होंने बता दिया कि वो मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सुंदर ये कविता है। एक उत्सव नीरज ने कहा मृत्यु को, और बहुत ही चीयरफुल नीरज रहे हमेशा अंत तक। बहुत ही चीयरफुल, लाइवली, जॉवियल पर्सन। तो पर्पल पेन साहित्यिक समूह नमन नीरज आयोजन के माध्यम से आज उन्हें काव्यांजलि समर्पित कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ नीरज जी के पुत्र श्री मिलन प्रभात गुंजन जी और पुत्रवधू श्रीमती रंजना सक्सेना जी हमारे साथ आज इस आयोजन के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करना स्वीकार किया। आप दोनों हमारे साथ हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और पर्पल पेन साहित्यिक समूह के सभी सदस्यों की ओर से मैं आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। नीरज का जन्म 4 जनवरी 1924 को ग्राम पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में बाबू ब्रज किशोर सक्सेना के यहाँ हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात नीरज के जीवन में संघर्ष का एक बहुत ही लंबा दौर चला। नौकरी, पढ़ाई, अध्यापन करते करते आपने कविताएं लिखी और मंचों पर दशकों तक आप छाए रहे। ये कहा जाता है कि नीरज जब से मंचों पर आने लगे थे तो केवल नीरज ही नीरज होते थे। मतलब सभी उनके ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े कवियों कवियत्रियों के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया, लेकिन नीरज की बात ही और थी। जैसे मैं कहती हूँ, निराले नीरज, बिल्कुल निराले ही थे। उनका अंदाज भी निराला था। गीत ऋषि, गीत कौस्तुभ, गीतों के राजकुमार जैसे अलंकरणों से सुसज्जित नीरज को भारत सरकार ने पद्मश्री और फिर पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 1970, 1971 और 72 में फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुए। जवानी है कलम मेरी, मोहब्बत रोशनाई है। जवानी है कलम मेरी, मोहब्बत रोशनाई है। मैं वो शायर हूँ जिसकी जिंदगी ही एक रुबाई है, ये नीरज ने कहा। और कविता इनकी श्वास में बसा था, कविता इनकी श्वास में बसी थी और हर पल बस मानव संवेदनाओं को आपने अपनी कलम में सजाकर, शब्दों में पिरोकर जीवन के हर पल को जिया और कविता के रूप में प्रस्तुत भी किया। ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार थे नीरज। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितने ही निराश मनों को नीरज की ये पंक्तियां अब साथ से निकाल लाई। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने ये सुना है, उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं, और बहुत ही प्रेरक ये पंक्तियां नीरज की कि और बहुत ही, नीरज को देखिए श्रृंगार का कवि कहा गया, लेकिन नीरज ने दर्शन भी लिखा, मानवता पर लिखा, देश प्रेम पर लिखा। हर विषय, कोई विषय ऐसा नहीं जो उनसे अछूता रहा हो। नीरज की दार्शनिक रचनाएं एकदम अचंभित कर जाती हैं। कितनी सरलता से उन्होंने जीवन के दर्शन को प्रस्तुत किया है कि रुके नहीं कोई यहाँ, नामी हो के अनाम। रुके नहीं कोई यहाँ, नामी हो के अनाम। कोई जाए सुबह को, कोई जाए शाम। या ये पंक्तियां कि जितना कम सामान रहेगा, कितनी सुंदर बात, कितनी इम्पोर्टेंट बात, कितनी बढ़िया बात उन्होंने बहुत ही सरल सहज शब्दों में कह दी कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। जितनी भारी
गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। और नीरज को आदरणीय मिलन जी जानते हैं ये बात, अभी उनसे हम बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे कि वो केवल एक श्रृंगार के कवि नहीं थे। उनको इस बात से बहुत कष्ट था कि उन्हें एक श्रृंगार के प्रेम गीतों के कवि के रूप में स्थापित किया गया, जबकि आध्यात्म, मानवतावाद, दर्शन पर भी उनकी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। भगवान में विश्वास न रखकर भी उन्होंने मधुपुर के घनश्याम जैसी कृष्णमय रचना लिखी और बहुत ही भावपूर्ण उनकी रचनाएं। मानवता को सबसे बड़ा मानने वाले नीरज, वो हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोच रखते थे, एक वैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान पर भी रचनाएं लिखी। और गीतों के अतिरिक्त नीरज की ये पंक्तियां भी मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जो मानवता को समर्पित उनकी ये पंक्तियां हैं कि जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ यह छोटा सा इंसान है। और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है, और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। बिल्कुल सरल, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, जो इस बात को सरल इतनी सहजता से समझाया है कि वो समझ न पाए। देश प्रेम, सैनिकों, शहीदों पर व समसामयिक विषयों पर भी नीरज ने जिस शिद्दत से लिखा, उससे उनके देश प्रेम और समाज के प्रति संवेदना का सहज ही प्राकट्य होता है। नीरज का रचना संसार बृहद है। उनकी अक्सर उनकी जिन रचनाओं की फरमाइश मंचों से की जाती है, उन सभी से वो सभी आप भी जानते होंगे, आप सभी ने सुनी होंगी। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, और है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और मैं तूफ़ानों में चलने का आदी हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध रचना छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, या मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ। और एक बहुत मुझे बहुत पसंद है जो रचना, अब युद्ध नहीं होगा। माइक म्यूट करिए मधु श्रीवास्तव जी। तो ये सारी रचनाएं ऐसी, अगर नीरज की रचनाओं की हम केवल शीर्षक में बताने लग जाऊं तो उसी में आधा घंटा निकल जाएगा और पूरी नहीं होंगी, इतना उनका बृहद रचना संसार है। उसमें से आज हम लोग कुछ रचनाएं ज़रूर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। स्वयं को एक मस्त फ़कीर कहने वाले नीरज वाकई मोह से परे हो चुके थे। मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। पिछले 8-9 वर्षों का हमारा परिचय रहा। बहुत मुझे स्नेह और प्रेम उनसे मिला। और नीरज जी से मुलाकात के बाद मैंने उसी दिन, जिस दिन उनसे मुलाकात हुई थी, एक गोपाल दास नीरज फ़ैन क्लब पेज बनाया था। और नीरज जी से मैं मिलती थी तो वहाँ की जो पोस्ट हैं मैं उनको सुनाती रहती थी, बताती रहती थी कि क्या मैं पोस्ट कर रही हूँ कविताएँ, लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। एक बार उन्होंने फ़ैन क्लब के लिए लेटर भी मुझे साइन करके दिया, जो मैंने वहाँ पोस्ट किया। और इस समय इस फ़ैन क्लब के 8,250 से अधिक सदस्य हैं। नीरज के जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम अभी मिलन प्रभात गुंजन जी और श्रीमती रंजना सक्सेना जी से जानेंगे, सुनेंगे। और नमन नीरज कार्यक्रम में हमारे साथ बड़वानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं मंच के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री प्रबोध मिश्र हितैषी जी, मधुश्री जी मुंबई से, सुश्री मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी, गुवाहाटी असम से श्री करुणानिधि तिवारी जी, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं मीनाक्षी भटनागर जी। और हमारे साथ, जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया और जो लोग लेट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बता दूं कि नीरज के सुपुत्र श्री मिलन प्रभात गुंजन जी और श्रीमती रंजना सक्सेना, उनकी पुत्रवधू, दोनों भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुनः पुनः मैं आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। नीरज प्रशंसक जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जो हमारे कवि मित्र, काव्य अनुरागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कमेंट्स मैंने ऑफ किए हुए थे तो इसलिए मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन 36 लोग इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं। इनमें से अरुण शर्मा जी, जगदीश मीना जी, कविता सूद जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, रजनी रामदेव जी, रमेश पठानिया जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट्स मैं पढ़ पाई हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं आदरणीय मिलन प्रभात गुंजन जी के विषय में आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में काम करते थे और जनरल मैनेजर के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप हरिद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। बहुत ही सक्रिय रूप से आप
जुड़े हुए हैं और पिछले 1 वर्ष से या उससे भी अधिक समय से आप एक पुस्तक पर कार्य कर रहे थे, जिसका शीर्षक है नीरज की यादों का कारवां। और ये पुस्तक, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मिलन भैया से मैं आग्रह करूँगी मुझे सुधार दें। और नीरज की यादों का कारवां, इस शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि इस पुस्तक में क्या होगा। ऐसे अनछुए पहलू नीरज के विषय में अभी हम आप ही से जानेंगे। हमारे साथ लेखक जुड़े हुए हैं। पेंगुइन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशक ने इसे पब्लिश किया है। पुस्तक अभी शीघ्र ही बाज़ार में उपलब्ध होगी और हम आपसे आग्रह करेंगे मिलन जी से कि वो हमें इसके विषय में विस्तार से बताएं। आदरणीय रंजना सक्सेना जी जो है वो कॉलेज के बाद उन्होंने विवाह हो गया, और एकदम कैसे विवाह हुआ ये बहुत ही रोचक एक घटना है जो मैं आदरणीय से स्वयं कहूँगी कि हमारे सभी आज दर्शकों को वो बात बताएं। और उसके बाद सभी आप एक होम मेकर हैं और इसके साथ आप बहुत सी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, सक्रियता से उनके साथ कार्य कर रही हैं। बहुत सारी आपके कार्य की फ़ोटोज़ भी मैंने देखी। तो आप दोनों का मैं बहुत 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 स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे सभी सदस्यों की ओर से भी मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिलन प्रभात जी से। मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपनी जो पुस्तक आपने लिखी है नीरज की यादों का कारवां, इसके विषय में हमें बताएं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। आपने अपने नीरज के बारे में क्या-क्या आपने लिखा है इसमें? सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात करूं। पापा के बारे में इतना कुछ है कि बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जैसे वसुधा जी ने बताया कि वो श्रृंगार के भी कवि थे और दर्शन भी था। तो और कवि तो कविता के लिए क्या उनका था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ये वो मानते थे वो। और श्रृंगार में आप लोगों ने सुना होगा कि वो नई उम्र की नई फसल में गीत था, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये निकल जाएगा। और दर्शन पे जब बात आती है तो लिखते हैं वो, चुप रहो तो अनुभूति बोले, आंगन का द्वार खुलता नहीं बाहर से खोले। उस पर भी लिखते थे। श्री माँ के लिए लिखा कि माँ मत हो नाराज की मैंने खुद ही मैली की ना चुनरिया। तो हर एक चीज में लिखा है। पापा ने मतलब देशभक्ति के ऊपर भी लिखा है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि छूता रहा। तो सारी चीजें हैं। किताब मैंने लिखी थी, उनके सामने ही शुरू की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि हाँ लिखो। तो मैंने कुछ उनको सुनाया भी था। फिर मैं उनसे पूछता था कि भाई पुरानी चीज़ें यादें बताऊं मुझे अपनी थोड़ी सी। तो उसमें उनकी बचपन की यादें, बचपन की जो खिलंदड़ापन था, जो उन्होंने कुछ शैतानियाँ की या मैंने कुछ जो शैतानियाँ की, वो फिर उनके साथ मैंने कवि सम्मेलन भी कई किए हैं। वो कवि सम्मेलन, फिर उनका फिल्मी सफर जो अलीगढ़ से और बॉम्बे शुरू हुआ, फिर वापस आए। आध्यात्म पे उन्होंने जो बोला, मुझे समझाया, बताया, या ज्योतिष का जो उनको ज्ञान था, उस ज्ञान के कुछ उदाहरण की उन्होंने क्या क्या लोगों को बताया, वो सारी चीज़ें थी। तो वो सारा मैंने उसमें डाला है। और जैसा कि वसुधा जी बता रही थी कि मेरी पत्नी के साथ जो सहयोग था वो मैं चाहूँगा मेरी पत्नी ही बताएं, क्योंकि उसको ही मैंने उस किताब में लिखा है। तो मैं कहूँगा रंजना बताएं। जी, मैं भी चाहूँगी कि रंजना जी, ये क्योंकि नीरज को एक कवि के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में, लेखक के रूप में बहुत लोग जानते हैं, गीतकार के रूप में जानते हैं। जो व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं वैसे भी उनके बारे में, उनसे परिचय, उनका प्रेम स्नेह सभी लोगों ने पाया। लेकिन ये ऐसी जो बातें हैं, बहुत ही रोचक बातें हैं। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पुस्तक जल्द से जल्द मेरे हाथ में आए। तो मैं रंजना जी से कहूँगी कि कृपया बताएं आपकी नीरज से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और आप धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। पापा की सर मैं उस टाइम 18 इयर्स की थी
मेरा ननिहाल अलीगढ़ में था। मैं अपनी मदर के साथ किसी मैरिज में आई थी और उस बस में अलीगढ़ से आगरा, आगरा से मैं जयपुर की हूँ, राजस्थान जयपुर की हूँ। तो मेरे को हमें जयपुर जाना था। हम लोगों को आगरा से ट्रेन लेनी थी। उस बस में मैं चढ़ी, मुझे नहीं पता कि पापा ने मुझे चढ़ते हुए कब देख लिया, क्या हुआ। मुझे बस संजोग क्या, ये कहते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, वही हुआ। हेवन, वो यस। उनके संग एक दो कवि थे, उनको कह रहे थे मेरे को जिस लड़की की तलाश है ना, मैं गुंजन के लिए यही लड़की, ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो सब लोग बोले नीरज जी ये आपकी कास्ट की नहीं होगी। बोले पता नहीं हो या ना हो, पर मैं इस लड़की को, मेरे को पता नहीं क्यों एक नजर में ये भागी, मेरे को ऐसी ही कल्पना है अपनी बहू की। अब वाह मुझे वाह नहीं वाह पता वाह। उनका क्या था। चांस की बात है कि उनके पास एक मैगजीन थी। मैंने कहा अच्छा, मेरे फादर जयपुर के एक बहुत अच्छे लॉयर थे। हम लोगों का उस समय साहित्य की तरफ इतना ज्ञान नहीं था, हम लोग की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती थी। तो मैंने ना उनसे कहा अंकल ये बुक मुझे मिलेगी? बोले हाँ हाँ बेटा आप आ जाओ मेरे पास बैठो। वो कोई मैगजीन थी, उनके पास एक कवि थे। उन्होंने कहा बेटा आपने इनको पहचाना, ये कवि नीरज है। तो मैंने कहा ऐसे करके, हाँ मैं उनका फेस आर्टिस्टिक लगा, बट मैंने हाँ करके कहा मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं नहीं पहचानी थी कौन कवि है। मैं क्या कहते हैं, और वो मैंने बस, उन्होंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? अल्लड़पन कहिए ना, मैं मजे से उनको अपने नाम बताई। मैंने ऐसे कहा रंजना सक्सेना। चांस सक्सेना, वो लोग हम भी सक्सेना। उनके तो ऐसा लगता है कि जैसे लगा कि वाकई में मेरे लिए यही आ गई। उसके बाद बोले आपके मैं सब कुछ आपकी डिटेल्स बताती गई। इस चक्कर में बताई कि उन्होंने मेरे से पहले पूछा आप किस कॉलेज में पढ़ रही हो। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, सेकंड ईयर में ही थी। जी जी। तो बोले कि क्या उनके, हमारे उस महारानी कॉलेज की लेक्चरर गुंजन की मासी थी। उनका उन्होंने वहां अच्छा पर एक राजेश्वरी सक्सेना, कॉलेज टाइम में हमारे इंग्लिश की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। कॉलेज टाइम में टीचर कोई लेक्चरर का रिलेटिव मिले तो और भी खुशी होती है। मैं उस इन्फ्लुएंस में उनको सब बताती रही। उन्होंने कहा वो तो हमारी सिस्टर इन लॉ लगती है, और मैं उनको सब मजे से बताती गई। उन्होंने कब मेरा एड्रेस नोट कर लिया, बोला बेटा हम तो जयपुर आते रहते हैं, हम तुम्हारे पास आएंगे। हम जयपुर आए, विद इन वीक मेरे पापा के पास एक प्रपोजल लेटर आ गया। उससे पहले मेरे पापा मेरी बड़ी सिस्टर की एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे। पापा मेरे लिए तो सोचा भी नहीं था कि अभी शादी के बारे में करना है। पापा ने यूं लेटर पढ़ा और रख दिया, पापा ने भी उसको नहीं दिखा। तो सारे लोग छेड़ रहे थे। मैं कॉलेज से आई, ये रास्ते में किस कवि से मिलाई, लड़का कवि होगा, ऐसे जस्ट मुझे छेड़ रहे थे सब लोग। पापा ने पूरा पढ़ा भी नहीं। हमारी कोई रिलेटिव आई तो पापा सब उनको कहने लगे पता नहीं गावो किस, मेरे निकनेम था, उससे नाम लेकर बोले किसी कवि से मिलाई है और उन्होंने प्रपोजल लेटर भेजा है। तो मेरी आंटी बोली हमें, पापा से बोली हमें जरा वो लेटर तो दिखाइए। पापा ने पढ़ा भी नहीं था, पापा इतने बिजी थे, क्योंकि उनका अभी मूड भी नहीं था कि कौन है क्या। उन्होंने ऐसे देखकर जस्ट रफली उनकी डिटेल्स भी नहीं पढ़ी थी। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा अरे पापा से, वकील साहब ये तो वो नीरज कवि है, आपको तो बहुत नामी कवि है। सब एक संग जब सब उन्होंने कहा तब बोले अच्छा कारवां गुजर गए वाले, तब सब लोग पहचाने अच्छा कारवां गुजर गए। फिर पापा क्या कहते हैं, पापा ने रिप्लाई अभी दे भी नहीं पाए थे, और हमारे पापा मतलब गुंजन के नीरज जी जयपुर अचानक पहुंच गए और मेरे फादर से बोले कि देखा मुझे, हाँ यही लड़की है और मुझे तो बस ये लड़की चाहिए हर हालत। पापा ने कहा अभी तो पढ़ रही है? बोले कुछ नहीं, ग्रेजुएशन किसी तरह, एक साल हमारी शादी करी। बोले कि अब हमें तो, मैं पापा से बोले बस मुझे लड़की चाहिए इस साल में, तो बस होना था। बस ऐसी लंबी कहानी थी, वो आज तक याद आते हैं, हंसते हैं। तो बस ऐसे हमारी मैरिज हो गई थी। वाह वाह वाह, इतना सुंदर आपने संस्मरण बताया जी। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद से लाए थे, और मेरे से कहते भी थे बेटा मेरे नाम की वो वो करना, मैं तुम्हें बहुत उससे लाया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे नाम की रोशन करोगी, कोई मेरे को शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। और उनका एक बहुत अच्छा लेटर मेरे पास अभी रखा हुआ है, उन्होंने मेरे को लिखा था
कि मैं तुम जैसी बहू को पाकर धन्य हो गया हूँ। मेरे को बहुत खुशी वाह होती वाह है। वाह और हमारी सासू माँ गुंजन की मम्मी 2001 में ही चली गई थी। गुंजन उस टाइम बहुत जी टूट जी गए थे, तो पापा ने जी गुंजन को बहुत संभाला, समझाया, बेटा क्या कहते हैं, जाने वाला तो जाता है, उसके साथ, उसकी बिल्कुल यादों के साथ, उसकी अच्छी यादों के साथ जियो। मैं भी जब जाऊं तो तुम लोग मेरी अच्छी यादों के साथ ना टूटना, क्योंकि वाह गुंजन वाह बहुत इमोशनल है। इकलौते पुत्र होने के कारण बहुत प्रोटेक्शन में भी रहे हैं। गुंजन को जी अभी तक जी जी पापा, ये हम ग्रैंडफादर मदर बन चुके हैं पापा के सामने ही। हाँ, जी मेरे जी बेटे का बेटा जी हो गया था, जी 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 मतलब सब मेरे बेटे और बेटी के सबके बच्चे पापा देख कर गए हैं। हाँ तो जी हाँ जी हाँ पापा जी फिर भी गुंजन को एज ए चाइल्ड ही ट्रीट करते थे। वो बहुत जी प्रोटेक्शन में इनको रखा है। तो बहुत, ये बहुत इमोशनल है। अभी भी कई बार इतना फूट फूट कर रोते, तो हाँ पापा जी हाँ हमेशा जी मेरे को बिल्कुल कहते बिल्कुल थे कि रंजना तुम्हें स्ट्रांग होना है, गुंजन बहुत कमजोर दिल के हैं। तो कुछ भी हाँ बात जी होती थी वो मेरे से कहते थे कि तुम स्ट्रांग बनकर रहो और घर को संभालो और इनको संभालो। और पापा की बहुत यादें, उसको तो कम हो ही नहीं सकती है। जी हम लोग बिल्कुल उनकी यादों बिल्कुल के बिल्कुल साथ ही जी रहे हैं। और हमें लगता है हाँ हमारे आसपास ही है पापा। कहीं 3 साल हो बिल्कुल गए, बिल्कुल लेकिन हमें ऐसा लगता है पापा, हाँ स्थूल शरीर उनका नहीं है, पर ऐसा लगता है बिल्कुल आसपास ही पापा हमारे साथ है। बहुत ही, देखिए कहा जाता है कि हीरे की परख जौहरी जानता है, ये कहा जाता है। और एक नज़र में उन्होंने अगर आपको देखा तो मतलब उनकी भी एक मतलब तारीफ की जानी चाहिए। और मतलब उन्होंने पारखी नज़र से समझ लिया कि हाँ। और मैं आपको पता नहीं है, सार्वजनिक तौर पे कुछ बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन मुझे कहा था एक बार, नीरज जी ने भी मुझे बहुत अच्छी ये बताया था कि मैं कितने शौक से, गुंजन की शादी हुई तब मैंने कैसे मतलब बहुत ही शौक से सब शॉपिंग की, सामान खरीद के लाया, बहुत उत्साह। और मेरे ख्याल से हर माता-पिता के लिए बहुत ही एक मेमोरेबल डे होता है जब अब उनके बेटे की, बेटी की शादी होती है या ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं वो। तो उन्होंने मुझे पल्लव के बारे में भी बताते थे, बात करते थे। जैसे पूछा भई घर में वहाँ कौन रहेगा बाद में अलीगढ़ में वगैरह, तो पल्लव का ज़िक्र था, उसका बेटा पल्लव का उस समय था, वो सब बातें। तो बहुत प्यार से नीरज जी ये सारी बातें सुनाया करते थे। बहुत ही उनको बहुत, जैसे आपने कहा कि आप तो उनकी पुत्र वधू हैं, लेकिन वो सभी को बहुत स्नेह देते थे, बहुत उनसे प्यार करते थे। हमारे साथ देखिए इस समय और भी बहुत से, इस समय 56 लोग हमें आपको देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। अरुण शर्मा प्रदीप जी, चंचल पाहूजा, सुरेंद्र पाल वैद्य, रेणुका सिंह जी, अभिषेक प्रकाश जी और गीता भाटिया जी, रजनी रामदेव जी, रमेश पठानिया जी। रमेश पठानिया जी ने एक बहुत अच्छा सा कमेंट भी लिखा है। लाखों बार गगरिया फूटी शिकन नाई पनघट पर, उन्होंने कोट किया है नीरज जी की पंक्तियों को। और हमारे साथ कविता सूद जी हैं, सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश शुक्ल जुड़े हैं, जगदीश मीना जी जुड़े हैं। तो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। बहुत सी और रोचक बातें हमें आज क्योंकि मैं गुंजन भैया को गुंजन भैया ही कहती हूँ, लेकिन सारे लोगों के लिए वो मिलन प्रभात गुंजन है। तो मिलन प्रभात गुंजन जी से मैं कहूँगी कि पुस्तक हमें कहाँ कब मिलेगी, ये भी हमें थोड़ा-सा बताएँ। और ऐसी क्या विशेषताएँ हैं जो एक नीरज की जो जीवनी लिखी गई है, एक मस्त फ़कीर नीरज, तो उसमें उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेखक है उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। लेकिन आपने जो बातें बताई बहुत, एक बार मुझे याद है जब नीरज जी की मृत्यु के पश्चात एक आर के सिन्हा जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था दिल्ली में, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई थी कि पापा हमारे साथ पतंग उड़ाते थे, एक साधारण पिता जैसे अपने बच्चे के साथ रहता है, उन सुंदर पलों को जीता है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे पल्लव हैं और आपकी जो सुपुत्री हैं, उनके साथ नीरज का रिश्ता कैसा है? ठीक है, वो एक बहुत बड़े कवि हैं, सुप्रसिद्ध कवि हैं और सभी उनको पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जहाँ-जहाँ कविता की बात है, वहाँ नीरज का ज़िक्र आता है और जब तक साहित्य है, नीरज भी रहेंगे, अमर रहेंगे। लेकिन एक ग्रैंड पेरेंट के तौर पर नीरज जी कैसे थे? और घर में जैसे आपने बताया भी कि बिल्कुल मस्त फ़कीर उन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल ऐप्ट था उनके लिए।
अपने मस्त मौला, कोई पता नहीं कि हाँ उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा दिया गया, लेकिन वही अपनी बंडी और लुंगी पहनकर बैठे रहते थे, नेवर यूज्ड टू केयर कोई आया है कोई गया है। नीरज जी अपना बहुत ही, तो मैं चाहूंगी आप बताएं उनके विषय में कुछ और हमें बातें बताएं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आपके ये संस्मरण। नहीं, उसमें तो क्या है कि जो ऐसी बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि लोग खेलने नहीं देते हैं बच्चों को, हाँ, जैसे कंचे। कंचे खेलना, जी जी कंचे जी कोई खेलने नहीं देता है, या गुल्ली डंडा कोई खेलने नहीं देता है अपने बच्चों को। जी नए नए जी गेम जी। खेलो। वह पापा कंचे हमारे साथ खेलते थे, हमारे वाह दोस्तों वाह के वाह। साथ खेलते थे। और हम लोग तो वो फेंकने मारने वाला खेलते थे। हाँ वो हाँ। खेलते थे कि जो इससे इससे मारते थे यूं करके। उनको आदत थी खेलने की इसकी। पतंग उड़ाते थे, पतंग के लिए कहते थे मादा यार घर पे बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी। तो वो आता था, मसाला पिसता था, और फिर वो माजा बनता था, और पतंग उड़ती थी, खूब पतंग उड़ती थी। तो वो ऐसे चीजें थी जो कि लोग अक्सर नहीं करते हैं अपने बच्चों के साथ। जी जी और जी, वो सही कहा। उनको था कि हाँ वो करते थे। फिर लवी शैफी के साथ तो काफी अच्छा, लवी के साथ और मेरी बेटी दोनों के साथ बहुत ही अच्छा उनका था। मगर टाइम थोड़ा कम मिलता था, क्योंकि जी, अक्सर मंचों हम पर लोग जब रहते जाते थे। थे तभी उनसे मुलाकात होती, या वो आते थे तब। हाँ जी मगर जब आते थे तो अब जैसे मेरे बेटे से उन्होंने कहा कि चलो तुम यार, तुम्हें हम चीजें दिलाएंगे, तुम अलीगढ़ चलो। हाँ तो जी हाँ पल्लव जी चले गए उनके साथ। हाँ जी। अब उसने जाके वहाँ सारी फरमाइशें जो हो सकती नहीं, सारी फरमाइशें अपनी पूरी करा ली। 10 दिन रहा, कहना मेरी सारी चीजें हो गई है, मुझे वापस भेजो। हाँ। तो पापा ने कहा कि अभी तो तुम आए हो, अभी भी नहीं, जाना है। एक मिनट रुको। वो बोल एक शर्त पर कि बाबा मैं जितने दिन रहूंगा अलीगढ़ रहूंगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो शर्त अच्छा ये अच्छा। रखी थी उसने कि हाँ जितने दिन मैं अलीगढ़ रहूंगा। जी तो जी वो जी। उन्होंने कहा कि उसको बहुत, उसको पैम्पर्ड भी कर रखा था, बहुत लाड करते थे बचपन में। वो क्या कहते हैं, पापा के बिल्कुल सट बगल में ही सोता था। कई बार मैं मदर इन लॉ कहती थी, दादी बेटा थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं बाबा के साथ ही मैं सोऊंगा। वो चिपक बच्चों के कर। साथ कार्ड्स खेलना, ये बहुत बचपन में बच्चे बहुत। और मेरी बेटी तो जितना टाइम वो गर्मी में आते थे बाबा को लेकर बैठ जाती थी, सारे उनको ऐसे ऐसे लिखवाना, ये करना, सारा टाइम उनको बिजी करती थी। उसने बहुत अपनी फाइल तैयार कर, छोटी थी जब। हाँ तो जी हाँ जी बच्चों का बहुत बचपन उनके साथ अच्छा बीता है। ये उसमें एक छोटा सा है कि वो एक ये जो आंसू जो सम्मानित होंगे हमको, नहीं वो वाला, छुप 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 अश्रु बहाने वालों, हाँ ये जी। उसकी कोर्स की किताब में भी लगी थी। शैफी के डीपीएस की जो किताब थी ना, वाह हिंदी। वाह वाह तो वाह जब वाह। उसको पढ़ा उसने तो वो आई, अरे पापा ये तो बाबा की कविता इसमें लिखी हुई है। हाँ, मैंने हाउ कहा नाइस, तो कितनी फिर सुंदर बात जब है। पापा आए तो फिर उसने कहा बाबा इसका मुझे अर्थ बताओ। जो जी जी टीचर्स बताती है वो अर्थ अलग होता है, आप बताओ कि क्या है इसकी कविता का अर्थ। तो फिर पापा ने उसको बताया कि जीवन जो है ना, उसको हमेशा हंसते हुए लेना चाहिए। क्यों, हर एक चीज़ ऐसी जिंदगी में जो होती है उसको आप सीरियस न लो। हर एक चीज़ होगी, मगर उसको लो जैसा है। तो वो फिर उसने कैसे लिखवाया, उसमें डिबेट हुई, उसमें वो फर्स्ट आई डिस्ट्रिक्ट में। वाह वाह तो वाह। सारी चीज़ें, तो ये यादें हैं उनके साथ। तो जी जी जी, बहुत सारी यादें। बहुत ही, पापा को बहुत जाहिर खाने है। का शौक था। पापा को हाँ खाने का शौक था, पर उनका खाना बहुत मेहनत से बनाना पड़ता था। उनको बहुत भुना हुआ ऐसे, अगर उनको पसंद आ गया तो वो खाते रहते थे। अगर नहीं पसंद आया तो फिर वो एक बाइट लेते थे और छोड़ देते थे। आम का उनको बेहद शौक था। आम वाह के दिनों में वो मम्मी जी और पापा आते थे, हमारा एक फ्रिज आम से भरा रहता था। वो वाह। डिफरेंट डिफरेंट आम खुलवाते वैरायटी। थे, खुद भी हाँ, खाते थे और जबरदस्ती सबको खिलाते थे। उनका आम का इतना शौक था उनको। वेरी नाइस वेरी नाइस। वो गालिब वाली बात है ना कि किसे आम पसंद नहीं है, तो ये सारा जब कुछ कोई। मैंने डाला है अपनी उस किताब में। जी जी जी, हम मतलब बहुत, मुझे तो जब से आपने बताया था, आपने, मुझे याद है कि 4 जनवरी को जब नीरज जी का जन्मदिन था इस साल, तब आपने एक वीडियो बनाकर आपने पोस्ट किया था और बताया था इस पुस्तक के बारे में। तभी से मुझे बहुत ही उत्सुकता है कि कब पब्लिश होकर आए और कब मैं इसे लूं। और केवल एक पुस्तक थी नीरज का जो टाइटल था बादलों से सलाम लेता हूं, जो मैंने उनसे ऑटोग्राफ नहीं करा पाई थी, वो रीप्रिंट में था। बाकी बहुत सारी तो मैं चाहूंगी कि नीरज जी तो नहीं है, मैं ज़रूर चाहूंगी कि किसी वक्त आप ही हमें वो ऑटोग्राफ अपनी और नीरज जी की भी एक करके दें। और अब हम
हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं बीच में, मैं आपको बताना चाहूंगी। कविता सूद जी, इंदिरा शर्मा जी, कवि आलोक बेजान जी भी हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलेखा मिश्रा जी, स्नेहा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिषेक प्रकाश जी, ओम प्रकाश शुक्ल, चंचल पाहूजा, रेणुका सिंह, गीता भाटिया, रजनी रामदेव जी और रमेश पठानिया जी, अन्य सभी मित्र, इंदिरा शर्मा जी, आप सभी आनंद ले रहे हैं आपके संस्मरणों का। और अब हम रुख करते हैं, जैसा हमने कार्यक्रम की रूपरेखा है, काव्यांजलि हम नीरज को समर्पित करना चाहते हैं। तो मैं पर्पल पेन के सदस्यों को एक एक करके आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचनाओं के द्वारा नीरज को याद करें, उनको कविता के रूप में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सबसे पहले मैं बडवानी से प्रबोध मिश्र हितैषी जी को आमंत्रित करूंगी। माइक ऑन करना होगा सर आपको, बुला लें किसी को माइक ऑन करने के लिए। प्रतिमा निगम जी भी जुड़ गई हैं। करने के लिए ऑन हो गया, प्रतिमा निगम ऑन हो जी भी गया। जुड़ गई। ऑन हो गया, ऑन हो गया। स्वागत है प्रभु जी। स्वागत है प्रभु जी। सरोज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी जी सरोज कह शर्मा रही जी हैं भी मधुर हमारे साथ स्मृतियाँ। जुड़ी हैं, रजनी जी कह रही हैं मधुर स्मृतियाँ। प्रभु जी कुछ समस्या है तो मैं किसी और को आमंत्रित कर लूं, आवाज नहीं आ रही किसी आपकी। और को आमंत्रित कर लूं, आवाज नहीं आ रही आपकी। करुणानिधि तिवारी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी तब तक आप अपनी ओर से जो आप नीरज को काव्यांजलि समर्पित करना चाहते हैं, आप कुछ प्रस्तुत करें। जी सर्वप्रथम मैं आप सभी का और मंच से जो भी नीरज जी के प्रशंसक जुड़े हैं उन सभी को सादर अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और उनको काव्यांजलि देते वक्त मैं उनके ही कुछ मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। स्वागत तो है, स्वागत। पहला मुक्तक है जी कि अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने हैं, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने हैं, अब न वो साज न वो सोच न वो गाने हैं। साथी अब भी यहाँ तू किसके लिए बैठा है, साथी अब भी यहाँ तू किसके लिए बैठा है, अब न वो जाम न वो मैं न वो पैमाने हैं। बहुत ही सुंदर मुक्तक वो लिखते हैं। उनके मुक्तकों में एक अलग तरह की कशिश होती है जो पाठक को जो भी श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए शायद वो मंचीय कविताओं के जान कहे जाते थे। उनका एक दूसरा मुक्तक मैं पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां इसे भुलाने में। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां इसे भुलाने में। हमें न तो पीने का सलीका, हमें भुलाने अच्छा कविता कोश में कुछ गलत था मैम। नहीं बताइए। हाँ। मैंने कविता कोश से लिया हुआ है, वहां पे शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में, न तो पीने का सलीका, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर। अब तो ऐसे लोग चले आते हैं मैखाने में, अब तो ऐसे लोग चले आते हैं मैखाने में। देखिए यही होता है कि एक होता है ओरिजिनल और एक होता है कॉपी। अब पुस्तक का महत्व पता चला ना अभी सभी को। जी क्योंकि मैंने जो ये मुक्तक बताया, स्वागत है बताइए। अगला मुक्तक है कांपती लौ, कांपती लौ ये स्याही ये धुआं ये काजल, कांपती लौ ये स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी। कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब। जिंदगी गीत थी, जिंदगी गीत थी,
जिल्द बांधने में कटी। जिल्द अगला मुक्तक बनाने में कटी। हाँ जी, बोलिए जी। अगला मुक्तक है, ये बहुत बार हमने सुना हुआ है। मैंने भी इसे, जब मैंने इसे कविता कोश से लिया तब मुझे मालूम चला कि आदरणीय नीरज जी की ये रचना है। आप भी सुनिएगा। अब के सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई। अब के सावन आपके में शरारत ये मेरे साथ हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ कुल शहर में बरसात हुई। वाह वाह वाह। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ कुल शहर में बरसात हुई। आप मत पूछिए, आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी। आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी। था लुटेरों का जहां गांव, था लुटेरों का जहां गांव, वहीं रात हुई। अगला मुक्तक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हर सुबह शाम की शरारत है, हर सुबह शाम की शरारत है, हर खुशी अश्क की तिजारत है। मुझसे ना पूछो अर्थ, मुझसे ना पूछो अर्थ, तुम यूं जीवन का, जिंदगी मौत की इबारत है। सचमुच क्या क्या पक्का जीवन दर्शन है, सधे हुए शब्दों में और काफी सरल शब्दों में, जिसे कोई भी समझ ले। किसी को किसी डिक्शनरी की, किसी शब्दकोश की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अगला मुक्तक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वागत है प्यार से उसकी कोई पहचान नहीं, है प्यार से उसकी कोई पहचान नहीं, जाना है किधर उसका कोई ज्ञान नहीं। है प्यार से उसकी कोई पहचान नहीं, जाना है किधर उसका कोई ज्ञान नहीं। तुम ढूंढ रहे हो किसे, तुम ढूंढ रहे हो किसे इस बस्ती में, इस दौर का इंसान इंसान नहीं, इस दौर का इंसान है इंसान नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। इसी क्रम में इस कड़ी में आखिरी मुक्तक उनकी मैं पढ़ना चाहूंगा। स्वागत। हंसी जिनने खोजी, हंसी जिसने खोजी, जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, वो धन लेके लौटा। खुशी जिसने खोजी वो चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो गया। ध्यान दीजिएगा, हंसी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो गया, वो ना तो तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा। बहुत सुंदर। ना तन लेके लौटा ना मन लेके लौटा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरज ने, जैसे आपने बताया, मुक्तक, दोहे, गीतिका, हाइकू, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। केवल गीत ही नहीं लिखे, और बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि नीरज ने बहुत श्रेष्ठतम हाइकू नीरज के हैं, बहुत ही सुंदर, आपको पढ़ने को भी मिल जाएंगे। और अब मैं आमंत्रित करूंगी मधुश्री जी को, जो हमारे साथ पुणे से और अब मुंबई में शिफ्ट हो गई हैं, मुंबई से जुड़ी हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा मधुश्री जी। स्वागत है मधुश्री जी। कुछ हमिंग साउंड आ रही है बीच में। हमारे साथ असलम बेताब, पुनीत सत्यम, इंदिरा शर्मा, अंजू खरबंदा, रेणुका सिंह, गीता भाटिया, सरिता कटियार, रजनी रामदेव जी, अन्य सभी मित्र जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है आपका मैम। आ रही है थोड़ा सा, ये हमिंग साउंड क्यों आ रही है? ईयर प्लग्स पहनिए, ईयर प्लग्स पहनिए और मैं शुरू करती। हाँ, थोड़ा सा माइक को ऐसे पास कर लीजिए ताकि आवाज क्लियर आए थोड़ी। अगर आसपास कोई फैन पंखा चल रहा है उसको बंद कर दीजिए 2 मिनट। बंद कर दिया। अब आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो मैं नमन करती हूँ। ये हमिंग साउंड में अपना माइक ऑफ करती हूँ। आप सबका स्वागत है, जितने भी काव्य प्रेमी हैं। और नीरज जी का ये गीत मुझे बहुत प्रिय है, मैंने इसीलिए चुना इसको पढ़ने के लिए। खग उड़ते रहना जीवन भर,
खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में हरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। अगला है मुक्त। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। अंतिम पद है। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, तेरी खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर कविता। और पुनीत सत्यम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि यह कविता मैंने 8वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी। देखिए कहाँ कहाँ तक नीरज को बच्चों ने, युवा हैं बहुत, हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने नीरज को पढ़ा है, पढ़ रहा है, सराह रहा है, क्योंकि यही यूनिवर्सैलिटी है एक राइटर की, एक ऑथर की, जो सभी को, हर एज के व्यक्ति को, हर आयु के व्यक्ति को, हर बैकग्राउंड के व्यक्ति को छू जाती है। जिसकी रचना, वही कवि महान होता है, श्रेष्ठ होता है। नीरज की तरह अब हम उन्हें महाकवि कहें, श्रेष्ठतम कहें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीरज एक मस्त व्यक्ति, मस्त मौला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उन्हें क्या कहता है, क्या समझता है। जैसे मिलन जी से मैं पूछना चाहूंगी बीच में कि किस तरह से वो साधारण तरीके से रहते थे। कभी चाहे कोई मिनिस्टर आए, कोई मिलने आ जाए, कोई प्रोड्यूसर आ जाए फिल्म की बात करने, वो अपना उसी अंदाज में रहते थे। ठीक है, हम लोग जब अलीगढ़ में रह रहे थे जो जी, तो पढ़ते क्या है ना कि लिखते लिखते कभी कभी पापा बीड़ी पीते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो लिखते लिखते हुआ कि यार अब बीड़ी खत्म हो गई, चलो बीड़ी लानी है। तो हमारे पीछे ही जाके, थोड़ा सा जाके रोड थी, रोड के बाद फिर मार्केट था। जी। तो पापा शायद लुंगी और वो पहने हुए थे, हाँ, बंडी लुंगी, हाँ, वो पहने हुए थे। तो बस उन्होंने अपना गाउन डाला, ये मैं काफी दिनों पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अपना गाउन डाला और चल दिए। तो हम लोगों ने कहा पापा ऐसे मत जाओ, ऐसे ठीक नहीं लगता है, आपको लोग देख के लोग क्या कहेंगे। तो कह रहे क्या फर्क पड़ता है, मेरे कपड़ों से मेरी पहचान थोड़ी है, मेरी पहचान तो मेरे से है ना, मेरे कपड़ों से थोड़ी है। और वो वैसे ही गाउन पहन के वैसे ही चले गए और अपने आके फिर उन्होंने लिखा वो उन्होंने अपनाया जीवन में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ही साधारण तरीके से। हाँ जी।
कोई आ जाए क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी ये देखा है। एक बार जी की आपको मैं सादा बात बताती हूँ। हम लोग अलीगढ़ जी से, जब हमारी मदर इन लॉ भी थी, समर्स में हम सब लोग अलीगढ़ से हरिद्वार आ रहे थे। पापा ने अपनी लुंगी, और गर्मी बहुत थी, ऐसे सर पर वो अंगोछा सा बांध लेते, अंगोछा, मतलब हाँ बनियान, वो पॉकेट वाली बनियान पहनते थे कॉटन की, हाँ वो जी पहने। जी जी रास्ते में मेरठ के पास हम लोग एक जगह खाने के लिए रुके, तो जी पापा वैसे उतरे। पापा ने ऐसे कहा उससे, वो जो लड़के घूमते वहां के, भैया ये जरा टेबल साफ कर दो, वहाँ ट्रक ड्राइवर वगैरह भी आते होंगे। उसने सोचा है कोई ट्रक ड्राइवर है। उसने एकदम बोला उसको, उसने एकदम पापा से बोला, कर ले अब क्या। तो पापा मुस्कुरा दिया, हम उसकी शक्ल देखते रहे इतनी देर में। कुछ लोग एक से पापा को पहचाने, वो नीरज जी नमस्कार, नीरज जी सब आगे पीछे। फिर उस लड़के को इतनी बेचारे ने लगा। आकर माफी मांगी। तो अभी तक हम लोग हंसते कि पापा का इतने सिंपल रहते थे, और वो उनको बुरा भी नहीं लगता था। अगर कोई उनको ऐसे बोल देता तो गुस्सा नहीं होते थे, हमेशा हंसते देते। मुस्कुरा दिया, उसने ऐसे बोल दिया कर ले तू। तो हम लोगों को बुरा लगा, पर उनको नहीं लगा था। बहुत ही अच्छी, देखिए जीवन में उतार लिया उन्होंने उस दर्शन को, जिसको उन्होंने लिखा, जिसको महसूस किया कि साधारण व्यक्ति को मतलब साधारण रूप से जीना चाहिए। ठीक है, जो भी मकाम हासिल किया अपनी मेहनत से किया, लेकिन एक सभी के लिए अप्रोचेबल थे नीरज। हम भी जब पहली बार उनसे फ़ोन किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे कि बहुत समय से मैं नीरज की कविताएँ पढ़ रही थी। वैसे तो मेरा इंग्लिश स्ट्रीम था, अखबार में भी इंग्लिश में ही मैं काम कर रही थी, तो वहाँ के एक हिंदी अखबार आता था जिसमें नीरज की कविताएँ समय-समय पर और भी कवियों की वो छापते थे, तो मैंने नीरज की एक कविता पढ़ी और मैं वहाँ हिंदी सेक्शन में गई, जाकर मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि इनकी कोई किताब है, उसने मुझे रचनावली का एक खंड था वो पकड़ा दिया। मैंने उसको पढ़ा, पढ़ती रही एकदम, मतलब पढ़ती ही गई, उसको सारी रचनाएँ मैंने पढ़ ली, कुछ समझ भी आई, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इनको ढूँढना है, मतलब ये पता किया कि भई ये कवि हैं, भई बच्चन वगैरह की तरह, है ना? तो दिनकर है, तो मैंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा हाँ, हाँ, नीरज जी मुंबई में रहते हैं। तो मैंने मुंबई में अपने पत्रकार मित्रों को कहा कि भई मुझे बताइए, मुझे नीरज से मिलना है, आई विल टेक अ फ्लाइट टू मुंबई और मैं उनको ज़रूर मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, नीरज जी मुंबई में नहीं रहते, अलीगढ़ में रहते हैं। 2009 या 10 की बात मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, उसी टाइम की बात है ये। तो फिर मैंने बड़ी निराशा मुझे हुई कि भई समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ रहते हैं नीरज। और रिसेंटली हमने, जबकि बचपन से हम लोग दरियागंज में रह रहे थे, तो वहाँ एक महावीर वाटिका, वहाँ कार्यक्रम होता ही था। तालकटोरा में हमेशा एक कवि सम्मेलन होता था एमटीएनएल की ओर से, और श्री राम कवि सम्मेलन होता है। ये 3 तो ऐसे प्रमुख थे जहाँ हम सब जाते ही थे। जब बहुत छोटे थे, हमें अक्ल भी नहीं थी कि कविता क्या होती है, ये कवि क्या होते हैं, तब से। तो बहुत ही मुझे बड़ा दुःख हुआ, बड़ी निराशा हुई। उसके बाद मैंने एक दिन कुछ ये नीरज रचनावली की मैंने तीनों खंडों की 3 सेट्स या 4 सेट्स खरीदने के लिए मैं प्रकाशक के पास ही चली गई, आत्माराम एंड सन्स के पास। और मैंने उनसे ज़िक्र किया कि उनको लगा कि भई 3 खंड की सेट है और 4 सेट्स ले रही हैं मैडम, तो ज़रूर। तो उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा हाँ जी, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, बट क्या बताऊँ, मैं तो नीरज को मिल नहीं पा रही हूँ। उन्होंने तुरंत ही मुझे फ़ोन नंबर लिख के दे दिया, मैडम ये लीजिए, अभी तो आए थे, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले नीरज जी यहाँ आए थे, उनका एक इंटरव्यू हुआ था। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती, कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एंड आई जस्ट कॉल नीरज जी बड़े डरते हुए कि भाई इतने बड़े कवि हैं, मैं क्या कहूँगी। अगर मैं ये कहती हूँ कि जी मैं आपकी प्रशंसक हूँ, तो ऐसे लाखों लोग होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मैं आपकी प्रशंसक हूँ। लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की और मुझे कहा कि जब हम आएंगे दिल्ली, तो हम आपको बता देंगे। और विद इन 10-15, क्योंकि वो अक्सर आते जा रहे थे, स्वास्थ्य उतना खराब नहीं था उस समय, तो लगातार आते रहते थे नीरज जी। तो मुझे वो ग्रेटर नोएडा या काफ़ी दूर से फ़ोन करवा दिया करते थे, उनका पीए कॉल कर देता था कि मैडम दीदी वो आ रहे हैं होटल में, वो ग्रेटर कैलाश में, तो आप भी पहुंच जाइए, क्योंकि मुझे भी 1 घंटा वहां पहुंचने में तकरीबन लगता था। तो बहुत ही, जैसे आपने कहा, कभी उन्होंने, कोई भी आता था, कभी मेरी मदर भी 1-2 बार मेरे साथ गई, तो उन्होंने कहा भी आप बहुत बढ़िया कवि हैं, आप तो बहुत महान हैं, ऐसे कुछ उन्होंने शब्द जैसे कहे। तो नीरज जी हाथ जोड़ के, नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ऐसे वो कहते थे। इतनी, आज ज़रा 2 लाइन लोग लिख देते हैं तो कितना उनमें अहंकार आ जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि किस तरह से नीरज ने जो लिखा, इसीलिए मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। बहुत से लोग कंट्रोवर्सीज़ करते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया, जैसे आपने
उनके साथ बचपन से पूरा अंत समय तक बिताया है, तो आपको पता है कि सच्चे वो व्यक्ति कैसे थे, एज अ व्यक्ति ह्यूमन बीइंग वो कैसे थे, वो भी मैटर करता है। हमने लिखने को कुछ भी लिख दें, प्रवचन कर लें और बातें कह दें बड़ी बड़ी और करते हैं कुछ भी ना हो, तो वो वाली बात उनमें नहीं थी। अब मैं प्रबोध जी, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना कविता प्रस्तुत करें। आप अपनी माइक ऑन कर लीजिए। बुजुर्ग लोगों के साथ ये समस्या होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके भी पोते पोती इनको मदद कर देते हैं लॉगिन करने में और सेटअप कर देते हैं, तो प्रबोध जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। प्रबोध जी। सुलेखा मिश्रा जी कह रही है कि नीरज की कुछ लाइन हो जाए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, अब तो म्यूट हो रहा है ना प्रबोध जी, म्यूट है। हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहे ये। हाँ, म्यूट है। वो सुन भी नहीं रहे हैं लगता है। अब फ्रीज हो जाता है बीच बीच में, सिग्नल की प्रॉब्लम है। मेरी ओर से नहीं कर सकती ना, मैं अनम्यूट नहीं कर सकती, मैं उनको अनम्यूट खुद करना पड़ता है। हाँ जी, मैं एक संस्मरण हाँ से जी, हो अपनी गया बात जी, शुरू करूंगा। नमस्कार, स्वागत। हाँ, स्वागत है। म्यूट है नहीं, नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अब हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, आवाज आ रही बोलिए है सर? बोलिए। जी जी, आ रही है बोलिए। आवाज। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। बोलिए। आ रही है, आवाज आ रही है। सिग्नल की। हाँ, देखो इधर ठीक है। नीता नैयर जी हैं जो कह रही हैं कि हम खुशनसीब हैं कि रंजना व मिलन प्रभात जी के साथ भी BHEL में हमने समय बिताया। नीता नैयर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा। कवयित्री हैं नीता जी। हाँ जी, हाँ जी, वो शायद उसी कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, आपके भेल वाले कॉम्प्लेक्स में ना। और वीना तंवर जी कह रही हैं सुंदर जानकारी। और सुलेखा मिश्रा जी कह रही हैं नीरज की कुछ लाइनें हो जाए। हाँ जी भाई, हम कोशिश कर रहे थे। तो मीनाक्षी भटनागर जी, क्यों ना आप अपनी कविता प्रस्तुत करें नीरज को, आप अपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित करना अवश्य चाहती हैं। जी जी, अवश्य। स्वागत है, स्वागत है। अनम्यूट योर माइक प्लीज। अभिषेक प्रकाश कह रहे हैं। जी जी जी, स्वागत है। नमस्कार। पर्पल पेन मंच, नमन वसुधा जी और आदरणीय अतिथिगण, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग को आप लोगों के दर्शन हुए और हम लोग बहुत बड़े फैन हैं नीरज जी के। उनकी कविताओं को चयन करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम लगा, लेकिन जो कुछ भी प्रयास किया। तो प्रस्तुत है पहली कविता। अंधियार ढलकर ही रहेगा, अंधियार ढलकर ही रहेगा, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कितनी आशावादिता है, कितना सौंदर्य है उनकी कविता में। रोशनी पूंजी नहीं है, रोशनी पूंजी नहीं है, दो जो तिजोरी में समाए, वो खिलौना भी ना जिसका दाम हर गाहक लगाए। ये पसीने की हंसी है, ये शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए, जब तड़प कर दिल मिलाए। उग रही लौ को ना टोको, ज्योति के रथ को न टोको, ये सुबह का दूत हर तम को निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। वाह वाह, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वो। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह। धूप में कुछ भी न, तम में कुछ किंतु पहरेदार है वो। दूर से तो बस एक फूंक का है वो तमाशा, दूर से तो एक ही बस फूंक का वो है तमाशा। देह से छू जाए तो फिर विपलवी अंगार है वो, देह से छू जाए तो फिर विपलवी अंगार है वो। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख किवाड़ जड़ना, मृतिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। है जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है। टोक दो तो आंधियों की बोलियों में बोलती
है। वो नहीं कानून जाने, वो नहीं प्रतिबंध माने, वो पहाड़ों पर। कुछ कहा आपने? नहीं, आप चलिए आप। ओके ओके। है जवानी तो हवा हर एक ऊँट खोलती है, टोक दो तो आंधियों की बोलियों में बोलती है। वो नहीं कानून जाने, वो नहीं प्रतिबंध माने, कर पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। चाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा, अंधियार ढल कर ही रहेगा। बहुत अच्छा। इसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, एक अलग ही तरह की कविता है। आज बसंत की रात गमन की बात न करना, बात न करना। आज बसंत की रात गमन की बात न करना। धूप बिछाए फूल बिछौना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना, महक उठे सब पात, हवन की बात न करना, हवन की बात न करना। आज बसंत की रात गमन की बात न करना। बौराई अम्बा की डाली, गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली, सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपात, शयन की बात न करना, शयन की बात न करना। आज बसंत की रात गमन की बात न करना, गमन की बात न करना। खिड़की खोल चंद्रमा ताके झांके, खिड़की खोल चंद्रमा जाके, चुनरी खींच सितारे टांके, मन करूं तो शोर मचा के, कोयलिया अनखात करे, गहन की बात न करना, गहन की बात न करना। आज बसंत की रात गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना। निंदिया बैरन सुधी बिसराई, निंदिया बैरन सुधी बिसराई, सेज निगोड़ी करे ठिठाई, सेज निगोड़ी करे ठिठाई, तान मारे सौत जुनाई, रह रहे प्राण पिरात, चुभन की बात न करना, चुभन की बात न करना। आज बसंत की रात गमन की बात न करना, गमन की बात न करना। ये पीली चादर, ये पीली चूनर ये चादर, ये पीली चूनर ये चादर, ये सुंदर छवि ये रस गागर, जन्म मरण की ये रजकावर, सब भूखी सौगात, गगन की बात न करना, आज गगन की बात न करना। आज बसंत की रात गगन की बात न करना, आज बसंत की रात गगन की बात न गमन की बात न करना। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आदरणीय मिलन प्रभात गुंजन जी और रन्ना जी इसके गवाह हैं कि नीरज जो नीरज का अंदाज था, जो उनकी शैली थी, जो उनका स्टाइल था, मंचों को वो कहा जाए तो लूट लिया करते थे मंचों को, और हजारों हजार की आपने पता नहीं उनको नहीं सुना। जिन लोगों ने नीरज को लाइव नहीं सुना, नीरज के बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ज़रूर सुनना चाहिए उनकी कविताओं को उन्हीं के अंदाज में। बहुत ही बढ़िया आपकी प्रस्तुति रही। और अब मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से प्रबोध मिश्र दैशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर रचना भी लिखी है नीरज की। सभी पुस्तकों के जो शीर्षक है उसको लेकर मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो भी हमें ज़रूर सुनाए। प्रबोध जी। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि नीरज जी गीतों के शहंशाह थे। वो मंच को लूट लिया करते थे, ये अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने तमाम दोहे भी लिखे और उन दोहों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। स्वागत है। देखें दोहों के बारे में उनका दोहा ही देखिए, दोहों को वो क्या क्या चाहते थे, दोहों से उनकी क्या मंशा थी,
ये एक दोहे में, जी और उनका ही लिखा हुआ। देखें कि गागर में सागर भरे, गागर में सागर भरे, मुंदरी में नवरत्न, गागर में सागर भरे, मुंदरी में नवरत्न, अगर न ये दोहा करे, अगर न ये दोहा करे, है सब व्यर्थ प्रयत्न, है सब व्यर्थ प्रयत्न। देखें उनका एक दूसरा दोहा जिसमें वो प्यार के संबंध में अपनी बात रख रहे हैं और कहते हैं कि मौसम कैसा भी रहे, मौसम कैसा भी रहे, कैसी चले बयार, कैसी चले बयार, बड़ा कठिन है भूलना, बड़ा पहला पहला कठिन प्यार। है भूलना, पहला पहला प्यार, बड़ा कठिन है भूलना, पहला पहला प्यार। वो कवियों के संबंध में कहते हैं और चोर से उनकी तुलना करते हैं। देखें इस दोहे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कवियों की और चोर की गति है एक समान, कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कभी करे, दिल की चोरी कभी करे, और लूटे चोर मकान, वो मकान वाह, लूटता वाह, है, वाह। ये दिल लूटते हैं। इस बात से उन्होंने उनको, देखें अगली बार वो कहते हैं कि दीपक तो जलता रहे, दीपक तो जलता यहाँ जलता रहे। सिर्फ एक ही बार, दीपक तो जलता यहाँ सिर्फ एक ही बार, दिल लेकिन वो चीज है, दिल लेकिन वो चीज है, जले हजारों बार, जले वाह। हजारों बार। और वाह। जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, देखें जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पालिश करें वो भविष्य के फूल, वाह, जूतों पर पालिश करें वो भविष्य के वो फूल। भविष्य के और फूल पर ही उनका एक और दोहा, वो कहते हैं कि तोड़ो मसलो या कि तुम, तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल, बदले वाह, में वाह। लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे खुशबू ही फूल। दे। वाह वाह वाह। देखें कि स्वागत। टीवी से उन्होंने एक दोहा लिखा जो कहते हैं कि किस प्रकार से टीवी ने हमारी संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया है। जी टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई, संस्कृति सब घायल सब हुई, घायल हुई। बिना तीर तलवार, बिना तीर तलवार। राजनीति बहुत के संबंध में दोहा देखिए कि राजनीति के खेल ये, राजनीति के खेल ये, समझ सका है कौन, समझ सका है कौन, और बहरों को भी बांट रहे, बहरों को भी बांट रहे अब मोबाइल फोन, बहरों को भी बांट रहे अब मोबाइल फोन। और सूरदास जी के लिए वो लिखते हैं दोहा कि भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आंखों के बिना, उसने आंखों के बिना देख लिया घनश्याम, देख लिया घनश्याम। देखें बहुत सुंदर। दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे ही सांप, दुष्ट लोगों के लिए कह रहे हैं वो कि दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर लें आप, कुछ भी कर लें आप। और देखें सही बात। कि बुरे दिनों में मत करो, आखिरी दुआ पढ़ रहा हूँ कि बुरे दिनों में मत करो कभी किसी से आस, कभी किसी से आस, परछाई भी साथ दे, परछाई भी साथ दे जब तक रहे प्रकाश, परछाई भी साथ दे जब तक रहे प्रकाश।
ये आदरणीय नीरज जी के चंद दोहे मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किए। मैंने जी जब उनका अवसान हुआ था उसी समय उनके तमाम संकलों को मद्देनज़र रखते हुए उनको अपनी इस रचना में शामिल करते हुए और एक पंक्ति गोपाल दास नीरज अमर हैं, इसके हर अक्षर से एक एक पंक्ति बनाकर ये रचना मैंने स्वागत है, लिखी। बहुत सुंदर और स्वागत। इस रचना को इंदौर समाचार इंदौर ने प्रकाशित किया, 700 जी सदन उज्जैन ने प्रकाशित किया उसी स्वागत समय। वो रचना मैं स्वागत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत और स्वागत। देखें आप, गोपाल दास नीरज अमर हैं, हर अक्षर से एक एक पंक्ति और उनकी रचनाएं। पहला, गोपाल तुम्हारा वंशी वट सूना है, गोपाल तुम्हारा वंशी वट सूना है, पारिजात के पुष्प छोड़ कारवां गुजर गया, हाँ 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 पारिजात के पुष्प छोड़ कारवां गुजर गया, लहर पुकारे बार बार वो गीतकार किधर गया, लहर पुकारे बार बार वो गीतकार किधर गया, किधर गया? दावा गीत जो गाए नहीं, दावा गीत जो गाए नहीं, लिखे फिल्मों के लिए, लिखे फिल्मों के लिए, सलाम बादलों से लेता हूँ तुम्हारे लिए, हाँ सलाम बादलों से लेता हूँ तुम्हारे लिए। नीरज की गीतिकाएं, नीरज की गीतिकाएं और प्राण गीत, नीरज की गीतिकाएं और प्राण बहुत गीत, रग रग में संघर्ष है गीत अगीत, रग रग में संघर्ष है गीत अगीत, जब विभावरी ने दर्द दिया है, जब विभावरी ने दर्द दिया है, लहर पुकारे अमर हो गए गीत तुम्हारे नदी किनारे, अमर हो गए गीत तुम्हारे नदी किनारे। तो मन में है दो गीत, मन में है दो गीत और नीरज की पाती, दो गीत और नीरज की पाती, रह रह कर लगता है फिर दीप जलेगा थाती, रह रह कर लगता है फिर दीप जलेगा थाती। हैं पद्म भूषण, हैं पद्म भूषण, संग जन नेह से भरी झोली, संग जन नेह से भरी झोली, वो अमर रहेंगे, वो अमर रहेंगे, याद रहेगी उनकी बोली, याद रहेगी उनकी बोली, याद रहेगी उनकी बोली। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। आपने दोहे सुनाए तो एक दोहा मैं भी सुना देता हूँ। तन से भारी सांस है, तन से भारी सांस है, इसे समझ लो खून, तन से भारी सांस है, इसे समझ लो खून, उल्टा जल में तैरता जिंदा जाता डूब। हाँ, उतला जल में तैरता जिंदा जाता डूब। वाह, उसपे कबीर का था ना दोहा, चलती जाकी काल की जी, दिया देख कबीरा रोए, दो ताटन के बीच में साबुत बचा न खोए। हाँ जी, हाँ जी। तो पापा ने लिखा था, चलती चाकी काल की पिसे सकल संसार, सिमट गए जो केंद्र में पिसे ना एक बार। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और समय की बड़ी बाध्यता है, लेकिन कई लोग आग्रह कर रहे हैं कि जी नीरज जी की और कोई संस्मरण आप सुनाए। लेकिन अब दोस्तों, एक दिन हम विशेष कार्यक्रम आदरणीय मिलन प्रभात जी और आदरणीय रंजना सक्सेना जी के साथ रखेंगे, जो सिर्फ वार्तालाप का कार्यक्रम होगा, संवाद होगा। और वो पुस्तक एक बार उसका लोकार्पण हो जाए तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, आप सभी को उसकी जानकारी भी देंगे। और आप सबसे मैं आग्रह भी करूंगी कि ऐसी पुस्तकें संग्रहणीय होती हैं, उन्हें ज़रूर खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। करुणानिधि तिवारी जी आज समझ गए कि ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, सही भी है, बहुत सारी चीज़ें सही भी वहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन गलती हो सकती है, इट इज़ ह्यूमन एरर, टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसलिए पुस्तक का जो महत्व है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, हम कितना भी। तो मित्रों, अब क्योंकि ये काव्यांजलि का जो कारवां है ये अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं अपनी ओर से, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि
नीरज के कारवां गुजर गया के लिए बहुत से लोगों ने फरमाइश की है। मुझे पता ही था, वैसे मैं चाह रही थी कि ये बहुत प्रसिद्ध है तो मैं इसको न पढ़ के कुछ और पढ़ूं, लेकिन क्योंकि सभी का आग्रह है तो उनके आग्रह का सम्मान करते हुए मैं अवश्य ये कविता पढ़ूंगी। नीरज ने इसको जिस तरह पढ़ा है वैसे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उनसे क्षमा सहित, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से, रंजना जी और गुंजन भैया से इजाज़त लेते हुए मैं ये रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से, स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उमर निकल गई, गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या जमाल था कि देख आईना मचल उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई कली कली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मित्रों, समय की बाध्यता है इसलिए मैं रिपीटिशन नहीं कर रही हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वह उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ के कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के धुमुक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी गाज एक बह गिरी, तभी जहर भरी गाज एक बह गिरी, कुछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी, और हम अजान से दूर के मकान से, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध, और नीरज का अंदाज बिल्कुल अलग था, बिल्कुल जुदा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, बहुत सी और उनकी रचनाएं हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं और जो सुनने वाले सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की अब बाध्यता है तो मैं आदरणीय मिलन प्रभात जी से आग्रह करूंगी। मैंने जबकि एक उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना जो मुझे बहुत ही पसंद है, अब युद्ध नहीं होगा, और जो प्रवाह में प्रस्तुति है नीरज की उसमें वो देखने योग्य है। आप ज़रूर उसको यूट्यूब पे सभी लोग देखें, नीरज के प्रशंसक सभी कवि प्रेमी। तो मैं आदरणीय भाई साहब से कहूँगी, मिलन प्रभात जी से, कि आप नीरज का कोई गीत, कोई कविता अवश्य हमें सुनाएं। इसकी बहुत फरमाइश भी आ रही है। फरमाइश ये थी कि ये कारवां गुजर गया आप पढ़ें,
लेकिन आप अगर कोई गीत उनका सुना दें, क्योंकि हमने दोहे पढ़ लिए, मुक्तक पढ़ दिए, हाइकू आज नहीं पढ़ पाए, और गीत हो गए, गज़ल हो गई, कविताएं हो गई, तो अब एक फिल्मी गीत भी हो जाए आपकी ओर से तो बस। जी अभी मैं जो है ना, मैं और रंजना एक डुएट सुना देते हैं फिल्म का, वाह पापा की वाह फिल्म का। वाह वाह हम वाह दोनों ही वाह सुना वाह देते हैं। वाह जी वाह। तेरे मेरे सपने का। जी जी जी। हे मैंने कसम ली, ली, हे तूने कसम ली, ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने तूने कसम कसम ली, ली, हे तूने कसम ली, ली, नहीं होंगे जुदा हम। सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। आस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, पाके कभी खोया तुझे, खो के कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदले हमने काया। पाके कभी खोया तुझे, खो के कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। ठीक है जी। अब आप लोग कह रहे थे तो एक पापा की कोशिश करूंगा, आवाज में कोशिश करूंगा। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मुझे पूरा याद नहीं कविता, तो इसलिए, नहीं तो सामने रख के मैं गा सकता था। समय की तो कमी कोशिश, है। समय भी थोड़ा कम है, तो आगे कभी आपको सुना देंगे, उन्हीं की टोन में कोशिश करूंगा गाने की। आप म्यूट हो, वसुधा जी आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। बहुत बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी, और बहुत, मैं कह रही थी कि बहुत सभी लोगों का ये आग्रह है कि आपसे उनकी कविताएं सुनी जाएं, तो जरूर एक ऐसा हम सत्र रखेंगे जहां आप उनकी कविताएं, गीत, बहुत ही सुंदर आपने डुएट प्रस्तुत किया, सभी को बहुत आनंद आया। और अब मित्रों, चलते चलते ये नीरज की यादों का कारवां, जो आपने मिलन प्रभात गुंजन जी ने पुस्तक लिखी है और पेंगुइन इंडिया से ये प्रकाशित हुई है, ये पुस्तक शीघ्र ही उपलब्ध होगी ऑनलाइन अन्य अन्य माध्यमों से। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, मिलन जी ने बताया कि नीरज जी के बारे में कैसी कैसी उन्होंने जानकारियां उसमें दी हैं, कुछ उसमें संग्रहणीय चित्र भी होंगे अवश्य, तो आप लोग जरूर उसको खरीदिएगा, पढ़िएगा। और तब तक हम आग्रह करेंगे, और ऐसा कुछ आदरणीय से इजाजत लेते हुए हम कुछ प्लान करेंगे कि एक अलग से सत्र उनके साथ हो सके, 1 घंटे का संवाद हो सके, और आप लोगों को, ताकि जो आप सभी के मन की इच्छा है, नीरज के प्रशंसकों की, हमारे कवि मित्रों की, पर्पल पेन सदस्यों की, तो हम उनके साथ एक संवाद कर सकें, वार्तालाप कर सकें। और पुनः देखिए, अभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उनको बुलाना चाहिए, और आपको हमारे साथ बातचीत करके और संस्मरण नीरज के बारे में
सुनाने हैं, बताने हैं। तो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मिलन प्रभात गुंजन जी और श्रीमती रंजना सक्सेना जी, और साथ ही हमारे पर्पल पेन सदस्य प्रबोध मिश्र, हितैषी जी, करुणानिधि तिवारी जी, मधु श्रीवास्तव जी, मीनाक्षी भटनागर जी, जिन्होंने कविता के रूप में अपनी श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित की आज नीरज की तीसरी पुण्यतिथि। और गुंजन भैया को भी याद है और मुझे भी वो अंतिम दिन जब हम सब एम्स ट्रॉमा सेंटर में वहाँ बैठे थे। लेकिन जैसा नीरज ने कहा कि मृत्यु एक उत्सव है, उनकी यादों को, उनकी कविताओं को, वो अजर अमर है कविताएं। जब तक साहित्य है, जब तक संस्कृति है, जब तक सभ्यता है, तब तक साहित्य रहेगा, और जब तक साहित्य रहेगा नीरज भी रहेंगे। तो बहुत बहुत हम नीरज को याद करते हैं उसी खुशी मुस्कुराहट के साथ जिससे वो हम सभी से मिला करते थे। और जल्दी ही आपके सामने मिलन प्रभात जी और रंजना जी के साथ हम एक कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत होंगे। मित्रों, आज आप सभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अभिषेक प्रकाश जी, प्रतिमा निगम जी, रजनी रामदेव जी, सुलेखा मिश्रा जी, ओम प्रकाश शुक्ल जी, गीता भाटिया जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, असलम बेताब जी, और वीना तंवर जी, बबीता काउंसिल जी, अरुण शर्मा जी, और देखिए देश के मीनाक्षी जोशी जी, बहुत सारे मित्र, अंजू मोटवानी जी, अंजू खरबंदा जी, नीता नैयर जी, उन्होंने कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी उन्हें। आप दोनों की आवाज़ जो डुएट सॉन्ग गाया आपने, और आप लोग बाद में ये सब पढ़ भी सकते हैं कमेंट्स, और मैं पर्पल पेन के सदस्यों आग्रह भी करूंगी कि आप इन कमेंट्स का जवाब ज़रूर दें। तो अगली प्रस्तुति तक हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप बहुत लोगों को। धन्यवाद, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। नमस्कार, शुभकामनाओं सहित। तो मित्रों, ये था हमारा कार्यक्रम नमन नीरज, जो आज नीरज जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम आपके सामने पर्पल पेन सदस्य और नीरज जी के सुपुत्र श्री मिलन प्रभात गुंजन जी और उनकी पुत्र वधू श्रीमती रंजना सक्सेना जी के साथ आज हमने कुछ बातचीत की। नीरज से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक संस्मरण सुने, जाने उनके बारे में हमने जाना कि एक पिता के तौर पर, एक ससुर के तौर पर वो कैसे थे, और हमने नीरज की कविताएं सुनी जो आप सभी ने बहुत पसंद की। आप सभी की प्रस्तुति, आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी के साथ से हमें जो हमारा उत्साहवर्धन हुआ, जो हमारी हौसला अफजाई हुई, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगली किसी कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए वसुधा कनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।